नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जब आप राजनीति में होते हैं और किसी विचारधारा से जुड़े होते हैं तो एक तरह से आपकी राजनीति जड़ों से जुड़ जाती है। जैसे ही आप उस विचारधारा को छोड़ते हैं, उसका साथ छोड़ते हैं, आप जड़ों से कट जाते हैं। और इसके उदाहरण आपको तमाम मिलेंगे। और छोड़ना नहीं, केवल थोड़ा सा विचलन भी हो तो भी आपके लिए समस्या पैदा हो जाती है। अब विचारधारा पर आधारित कायदे से इस देश में दो ही पार्टियां हैं। एक भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिनका अब कोई अता पता है नहीं। तो एक ही पार्टी बची है विचारधारा पर आधारित। दूसरी एक क्षेत्रीय पार्टी थी जिसका नाम शिवसेना। अब शिवसेना की कल्पना आप हिंदुत्व के बिना नहीं कर सकते। शिवसेना का जो भी अस्तित्व है वो इसलिए है कि उसने हिंदुत्व के रास्ते को, हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़ा नहीं, उसको कस के पकड़ कर रखा। उसी ने शिवसेना को शिवसेना बनाया। और जहाँ तक वो पहुँची महाराष्ट्र की राजनीति में, बाला साहब ठाकरे जहाँ तक ले गए वो केवल हिंदुत्व के बल पर, इसीलिए उनको हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था। लेकिन जब आपने कोई चीज़ अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से अर्जित न की हो तो उसकी कीमत आपको समझ में नहीं आती। और जब आपको उसकी कीमत समझ में नहीं आती तब आपको उसको छोड़ने में कोई संकोच नहीं होता। आपको लगता है कि इसको छोड़ना बहुत आसान है क्योंकि इसके बिना भी हमारा सर्वाइवल हो सकता है। क्यों हो सकता है? फिर मन में भावना आती है एंटाइटलमेंट की, कि हम उस व्यक्ति के, फला व्यक्ति के, जो हिंदू हृदय सम्राट कहलाता था, लोगों के दिलों में राज करता था, उसके बेटे हैं। मैं उद्धव ठाकरे की बात कर रहा हूँ। विचारधारा छोड़ा किसके लिए? सरकार के लिए। और विचारधारा छोड़ने के बाद सरकार भी गई, पार्टी भी गई, और उसके अलावा प्रतिष्ठा भी गई, और अब जो है परिवार भी टूट रहा। तो एक एक करके अभी पिछले कुछ ही दिनों में देखिए, कुछ लोग होते हैं जिनके पाला बदलने से, इधर उधर जाने से कोई राजनीतिक बड़ा उलटफेर नहीं होता, लेकिन मैसेजिंग के लेवल पर, संदेश के, प्रतीक के स्तर पर उनका बड़ा महत्व होता है। इनमें दो लोग हैं जो बाला साहब ठाकरे की एक तरह से छाया की तरह रहते थे। दोनों निजी सहायक हैं, जिनमें से एक का नाम है चंपा सिंह थापा और दूसरे का नाम है मोरेश्वर राजे। दोनों, थापा 27 साल तक बाला साहब ठाकरे के साथ रहे और मोरेश्वर जो है वो लगभग 35 साल। यही लोग उनका फ़ोन उठाते थे, यही लोग संदेश देते थे। मुख्यमंत्री, मंत्री, बड़े बड़े नेता शिवसेना के, वो उनसे खौफ खाते थे। वो कुछ भी बोल सकते थे। बाला साहब ठाकरे के मुँह लगे थे। मालूम था कि अगर कुछ इन दोनों में से किसी को कुछ बोला तो शिकायत हो जाएगी बाला साहब से और डांट पड़ सकती है। ऐसे दो व्यक्ति जो उनके जीवन पर्यंत साथ रहे, उनको 10 साल भी अपने साथ नहीं रख पाए उद्धव ठाकरे। दोनों छोड़कर किसके साथ गए? परिवार के किसी सदस्य के साथ नहीं, या अपने परिवार में लौटकर नहीं गए, वो गए एकनाथ शिंदे के साथ। अब आप फ़र्क देखिए, जो ये एंटाइटलमेंट की पॉलिटिक्स है और ज़मीन की जो राजनीति है उसका। उद्धव ठाकरे को लगता है कि वो बाला साहब के बेटे हैं, इसलिए शिवसेना की राजनीतिक विरासत उनके पास होनी चाहिए और वही है असली वारिस। ये भाव तो ठीक है, लेकिन वो तभी हो सकता है जब उस तरह का आपका व्यवहार हो, जब उस तरह की आपकी विचारधारा हो, सोच हो, जब उस तरह से आपके अंदर लोगों को साथ लेकर चलने की क्षमता हो। एकनाथ शिंदे के साथ कोई एंटाइटलमेंट नहीं है। वो बाला साहब के परिवार से नहीं है। वो ठाकरे परिवार के सदस्य, दूर दूर तक कोई रिश्तेदार भी नहीं है। वो ज़मीन से उठकर यहाँ तक पहुँचे हुए नेता है। ये ठीक है कि उनको बाल ठाकरे ने आगे बढ़ाया, लेकिन इसमें एकनाथ शिंदे का बहुत बड़ा योगदान है। बाला साहब ठाकरे से ज़्यादा योगदान एकनाथ शिंदे के गुरु का है। तो कुल मिलाकर ये फ़र्क भारतीय राजनीति में अगर आप इसको देखेंगे तो समझ में आएगा कि देश की राजनीति इस समय कैसे और कहाँ चल रही है। जो लोग एंटाइटलमेंट की राजनीति करते हैं, जो परिवार के नाते अपना हक समझते हैं पार्टी पर, संगठन पर, और सरकार हो तो सरकार पर, उनका क्या हश्र होता है। ये राहुल गांधी को देख लीजिए, आप अखिलेश यादव को देख लीजिए।
एक एक करके एक एक राज्य में जाइए और आप देखते जाइए, बंगाल तक चले जाइए, अभिषेक बनर्जी को देख लीजिए। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, ये दरअसल राजनीति में आपके गले का पत्थर होता है, जो आपको अल्टीमेटली डुबो देता है। आप तब तक बचे रहते हैं जब तक किनारे पर खड़े हैं। जैसे ही पानी में आगे बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा, जैसे ही पानी गले तक आता है, उसके बाद ये पत्थर आपको डुबो देता है। वही हुआ उद्धव ठाकरे के साथ। उन्होंने अपने वैचारिक गठबंधन के साथी को छोड़ा और उन लोगों के साथ गठबंधन कर लिया जिनसे उनके पिता जीवन भर लड़ते रहे। वो भूल गए कि उनके पिता की राजनीतिक विरासत क्या है। ये जो लोग जिनके साथ वो गए, वो उनके पिता के राजनीतिक विरासत के विरोधी थे, उनके वैचारिक विरोधी थे और जीवन भर विरोध किया। उनके साथ हाथ मिलाने में उनको कोई संकोच नहीं हुआ, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री पद मिल रहा था और वो मानकर चल रहे थे कि चूँकि हम बाला साहब के बेटे हैं, इसलिए शिवसेना का पूरा कैडर, पूरी पार्टी, पूरा संगठन हमारे साथ रहेगा। हम विचारधारा के साथ रहें या विचारधारा के खिलाफ रहें। और आप देखिए, दो उदाहरण देता हूँ भारतीय जनता पार्टी से। एक कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान जो है 6 दिसंबर 1992, 6 दिसंबर 1992 को उनकी सरकार बर्खास्त कर दी गई। उस समय कल्याण सिंह का जो कद था भारतीय जनता पार्टी के किसी नेशनल लीडर से कम नहीं था। उनको भी ये लगने लगा कि अब ये पार्टी का जो भी जनाधार है ये उनका है। जैसे ही ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आया तो झगड़े शुरू हो गए। आखिर में पार्टी से निकले, 2 बार निकले, फिर लौटकर पार्टी में ही आना पड़ा। अंतिम यात्रा उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के कंधों पर ही हुई। दूसरा, शंकर सिंह वाघेला, विचारधारा छोड़ी, पार्टी छोड़ी और आज कहाँ हैं? राजनीति के बियाबान में। केवल थोड़ा सा विचलन हुआ विचारधारा से लाल कृष्ण आडवाणी का, उनका क्या हश्र हुआ आप सबको मालूम है। तो उद्धव ठाकरे ने पहले विचारधारा छोड़ने का फैसला किया, या बल्कि वो मान कर चल रहे थे, मैं ये नहीं कहूँगा छोड़ने का फैसला किया। उनको लगा कि वो जहाँ जाएंगे वहीं विचारधारा होगी, और वो किसके साथ हैं? उस विचारधारा के विरोधियों के साथ जाएंगे, तब भी उस विचारधारा के मानने वाले उनके साथ रहेंगे। ऐसा हुआ नहीं। अभी दशहरा रैली जो ट्रेडिशनल रैली है शिवाजी पार्क में होती है, उसको लेकर कानूनी झगड़ा हुआ। अल्टीमेटली कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को अनुमति दी वहाँ पर रैली करने की, और एकनाथ शिंदे ने अलग रैली की। अपनी रैली में उद्धव ठाकरे ने जो कुछ कहा, उससे उनकी मानसिकता का पता चलता है। उन्होंने कहा कि मुझे और कोई अफसोस नहीं है, इस बात का अफसोस है कि मैं जब बीमार था, अस्पताल में था, तो जिन लोगों पर पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी सौंपी थी, वो कटप्पा बन गए और विश्वासघात किया। अब आप देखिए, कटप्पा से तुलना एकनाथ शिंदे की करना, ये मानसिकता को बताता है उद्धव ठाकरे की, जिसमें अब भी कोई परिवर्तन नहीं आया। वही सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। अगर आपने वो फिल्म देखी है, बाहुबली सीरीज़ की फिल्में देखी हैं, तो आपको मालूम होगा कटप्पा कौन है। वो बाहुबली अमरेंद्र का जो है, वो विश्वास पात्र, उनके परिवार का बड़ा विश्वास पात्र था। उसने आखिर में बाहुबली अमरेंद्र को की पीठ में छुरा घोंपा। तो इसका मतलब है कि उद्धव ठाकरे का मानना है कि वो राजा महाराजा हैं और एकनाथ शिंदे उनके नौकर थे, और जो नौकर विश्वास पात्र था, जिस पर विश्वास किया, उसने धोखा दे दिया। ये लड़ाई राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, वो फिर एंटाइटलमेंट के नज़रिए से देख रहे हैं कि हमारा जो राजपाट था वो एकनाथ शिंदे ने छीन लिया। कैसे? धोखे से छीन लिया, कोई धोखा नहीं दिया। अगर आपके अस्पताल में रहते हुए ये सब हुआ, तो आपको ये भी सोचना चाहिए कि उस समय आपके सुपुत्र कहाँ थे? आदित्य ठाकरे। जब आप अस्पताल में थे तो आदित्य ठाकरे स्विट्ज़रलैंड के पब में थे, और शिवसेना के एक सांसद भी थी उनके साथ। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि आप अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि आप ये मानकर चल रहे हैं कि मेरा बेटा तो मेरे राज परिवार का हिस्सा है, उसको कुछ भी करने की छूट है। लेकिन मेरे जो वफादार नौकर हैं, उनको ये छूट हासिल नहीं है। मैं विचारधारा छोड़ दूं, मैं संगठन को किसी और दिशा में ले जाऊं, मैं अपने वैचारिक दुश्मनों से हाथ मिला लूं,
फिर भी उनकी वफ़ादारी पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए। उनको वफ़ादार रहना चाहिए, हमारे सामने ताबेदार की तरह खड़े रहना चाहिए, सर झुकाकर जो कहूँ वो मान लेना चाहिए। एकनाथ शिंदे के पास कोई एंटाइटलमेंट नहीं था। उनके पास पकड़ने के लिए, चिपकने के लिए, पकड़ कर रखने के लिए केवल विचारधारा थी। उन्होंने विचारधारा को पकड़ा और उद्धव ठाकरे को छोड़ दिया। उसका नतीजा ये है कि आज वो मुख्यमंत्री हैं और उद्धव ठाकरे जो है घूम घूम कर उनको गाली दे रहे हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे, अगर उद्धव ठाकरे को लगता है कि वो बाहुबली अमरेंद्र हैं, राजा हैं, और एकनाथ शिंदे उनके वफादार नौकर थे, तो इससे पता चलता है कि वो कम से कम जनतांत्रिक मूल्यों में कोई आस्था उनकी नहीं है। अगर वो जनतांत्रिक मूल्यों में उनकी आस्था होती तो इस तरह का उदाहरण न देते। वो 10 और उदाहरण दे सकते थे, 10 और बातें कह सकते थे, लेकिन ये कटप्पा का उदाहरण देना, ये उनकी मानसिकता को बताता है कि वो डेमोक्रेटिक ढंग से सोचते ही नहीं। उनकी सोच में जनतांत्रिक रवैया ही नहीं है, उनकी सोच में जनतांत्रिक विचार नहीं है। इसलिए उद्धव ठाकरे का ये हाल हुआ है। अब उसके बाद परिवार के लोग साथ छोड़ रहे हैं। बाला साहब ठाकरे के सबसे बड़े बेटे बिंदु माधव ठाकरे, जिनकी एक दुर्घटना में, कार दुर्घटना में मौत हो गई थी, उनका बेटा निहार ठाकरे वो एकनाथ शिंदे के साथ गया, अपने चाचा के साथ नहीं। बाला साहब ठाकरे के दूसरे बेटे और उद्धव ठाकरे के बड़े भाई जयदेव ठाकरे वो एकनाथ शिंदे के साथ गए। बाला साहब ठाकरे की बहू स्मिता ठाकरे, जिनका एक समय बॉलीवुड में बड़ा जलवा था, बड़ा आतंक था उनका, वो जिस स्टार को चाहे उठा दे, जिसको चाहे गिरा दे, वो अभी हाल ही में मिलने गई एकनाथ शिंदे से, उद्धव ठाकरे से मिलने नहीं गई। हालांकि उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसको राजनीतिक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन मैसेजिंग, मैं कह रहा हूँ ऐसी घटनाएं एक संकेत देती हैं, ऐसी घटनाएं कुछ प्रतीक गढ़ती हैं, और जो प्रतीक गढ़ा जा रहा है वो ये कि एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना की विचारधारा है, शिवसेना का संगठन है, शिवसेना से जो लोग जुड़े थे, बाला साहब ठाकरे से जो लोग जुड़े थे, वो सब हैं सिर्फ उद्धव ठाकरे और उनका जो परिवार है उसको छोड़कर। उनकी पत्नी, उनका बेटा, वो साथ हैं। तो एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे ये प्रतीक हैं परिवारवादी राजनीति और जनतांत्रिक राजनीति के। शिंदे डेमोक्रेटिक तरीके से निकले हुए, आगे बढ़े हुए नेता है। और अच्छी बात यह है कि एकनाथ शिंदे ने कहा कि मेरा राजनीतिक वारिस मेरा बेटा नहीं होगा, यानी वो परिवारवाद की राजनीति की ओर नहीं जा रहे हैं। ये उनको उद्धव ठाकरे से अलग करता है, उद्धव ठाकरे से बड़ा बनाता है। मतदाता के मन में, जनता के मन में, महाराष्ट्र के लोगों के मन में उनका सम्मान बढ़ाता है। और उद्धव ठाकरे सरकार जाने के बाद से जो भाषण दे रहे हैं, जो बातें कह रहे हैं, वो रोज़ अपना सम्मान गिरा रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा गिरा रहे हैं। वो एकनाथ शिंदे के खिलाफ जितना ही अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, उनकी गरिमा उतनी ही गिरती जाएगी और एकनाथ शिंदे उतना ही उज्जवल होकर निकल कर बाहर आएंगे। तो ये बात अभी तक उद्धव ठाकरे को समझ में नहीं आई है कि उनसे गलती क्या हुई, तो इसलिए वो गलती को सुधार नहीं सकते हैं। और गलती को सुधारेंगे नहीं तो बार बार वो गलती करते रहेंगे, और बार बार वो गलती करते रहेंगे तो उसका दुष्परिणाम बार बार भुगतते रहेंगे। तो अभी तो ये शुरुआत हुई है, अभी पार्टी का सिंबल जाएगा, उसके बाद बीएमसी के चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव, फिर विधानसभा चुनाव, ये तय करेंगे कि उद्धव ठाकरे की राजनीति 2024 के बाद चलेगी या खत्म हो जाएगी। तो सिर्फ कितने दिन? 15 महीने। 15 महीने में उद्धव ठाकरे का राजनीतिक भविष्य तय हो जाएगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।